स्टार्ट करेंगे 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो देखिए ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है प्रिवेंट वेस्ट यानी वेस्ट प्रिवेंशन। सेकंड वन इज़ एटम इकोनॉमी। थर्ड है लेस हैजार्डियस केमिकल सिंथेसिस, डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल, सेफर सॉल्वेंट एंड एक्सिलरीज, एनर्जी एफिशिएंसी, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फैट स्टॉक, रिड्यूसिंग डेरिवेटिव्स, कैटालिसिस, डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। 11th है रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड 12th है आपका हमारा एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो इसको हम वन बाय वन रीड करेंगे। देखिए फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। ऑलवेज ट्राई टू डेवलप सच कंडीशन इन द प्रोसेस दैट वेरी लेस वेस्ट और साइड प्रोडक्ट जनरेटेड। हमें क्या करना है, हमेशा ऐसी रिएक्शंस करानी है यानी ऐसे रिएक्शंस करानी है जिसमें हमारा साइड प्रोडक्ट बहुत कम बने। साइड प्रोडक्ट यहाँ पे किसको बोला गया, इसी को हम वेस्ट भी बोल रहे हैं क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें रिएक्शन में कुछ और रिक्वायर्ड है और वो एक्स्ट्रा बन जा रहा है। तो हमें ऐसी रिएक्शंस करवानी है जिसमें हमारा साइड प्रोडक्ट कम से कम बने। तो देखिए ऐसे हमें हाइड्रोजन बना रहे हैं हम, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड और अमोनियम से रिएक्शन करा के हम यहाँ पे हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे NaCl एक्स्ट्रा बन जा रहा है, यानी ये हमारा साइड प्रोडक्ट एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो हमें इसको प्रिवेंशन करने के लिए अगर हम ग्रीन पेरोक्साइड H2O2 से अगर रिएक्शन कराएंगे अमोनिया की, यहाँ पे हमें सिर्फ हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पे को यही बताया गया है कि हमें अपने ऐसी रिएक्शन करानी चाहिए जिसमें हमारे वेस्ट प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट कम से कम बने। और यहीं पे को एक हमारा इंपॉर्टेंट आता है ई फैक्टर। ई फैक्टर क्या है, ई फैक्टर इज़ यूज टू मेज़र वेस्ट। हमें ई फैक्टर क्या है, यानी यहाँ पे ई फैक्टर इसीलिए यूज़ होता है कि हम मेज़र कर सके हम कितना वेस्ट कर रहे हैं। मास ऑफ इफ्लुएंट प्रोडक्ट एंड डिज़ायर्ड यानी जो एक्स्ट्रा हो रखा है, और अपॉन मास ऑफ डिज़ायर्ड यानी जो हमको चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड है एटम इकोनॉमी यानी इफ़िशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन हैज़ बीन मेजर्ड बाय द कैलकुलेशन परसेंटेज यील्ड। यानी किसी भी रिएक्शन की इफ़िशिएंसी इससे पता कर चलती है जिससे हमें पता चले कि कितने जो हमारे रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हुए। यहाँ पे देखिए जैसे हम C4H9OH प्लस NaBr और H2SO4 कराएंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे को क्या बन जाएगा, C4H9Br Na2SO4 प्लस H2। यानी हमने जितना रिएक्शन में रिएक्टेंट यूज़ कर रखे हैं उतने वो किस में बदल जाएँ, प्रोडक्ट में बदल जाएँ। तो ग्रीन केमिस्ट्री हमेशा यही बोलती है कि हम क्या करें, वेस्ट कम से कम करें और हम जितना यूज़ कर रहे हैं हमें उतना ही प्रोडक्ट मिल जाए। तो यहाँ पे को यील्ड क्या है, 100% है। यील्ड तो है बट इसकी इकोनॉमी क्या है, 50%। तो एटम इकोनॉमी क्लियर्स डेट हाउ मैनी रिएक्टेंट एटम कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी कितने रिएक्टेंट किस में चेंज हुए हैं, प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट है हमारा such synthesis strategy should be adopted when whole the atom of reactant should be converted into product। तो हमें ऐसी स्ट्रेटजीज़ को अपनाना है जिससे हमारे सारे जो रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। यहाँ पे को एटम इकोनॉमिक हमें अलग से शॉर्ट नोट लिखने को भी आता है, तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे। परसेंटेज एटम इकोनॉमी को हम कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिज़ायर्ड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट इंटू 100। तो यहाँ पे को हमारी एटम इकोनॉमी निकल जाएगी। यानी यहाँ पे देखिए हमारे पास हमें डिज़ायर्ड कितना था, 137, और हमें जो टोटल प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा, हम दोनों को प्लस कर देंगे तो 275 इंटू 100 50%। थर्ड वन है लेस हैजार्डियस केमिकल सिंथेसिस। यानी हमें ऐसे केमिकल्स का सिंथेसिस करनी है जो लेस हैजार्डियस हो, यानी जो क्या हो, कम खतरनाक हो। किसके लिए, हमारे लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। वेन एवर प्रैक्टिसेबल सिंथेसिस मेथड शुड बी डिजाइन टू यूज एंड जनरेट सब्सटेंस डेट पोजेस लेस टॉक्सिटी टू द ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरमेंट। हमें लेस टॉक्सिक का यूज़ करना है। फोर्थ है डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल। हमें ऐसे केमिकल्स बनाने हैं जो क्या होंगे, सेफर होंगे। केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइन टू अफेक्ट डिजायर्ड फंक्शन, जो हमें उसका फंक्शन है उसको तो वो फुलफ़िल करे और वो मिनिमाइज़ कर दे टॉक्सिटी। जैसे हम पहले से यूज़ करते थे एसिटेनल्डाइड, तो यहाँ पे को क्या हो जाएगा, होता है देखिए ये क्या होता है, हमारे लिए टॉक्सिक होता है। तो हम यहाँ पे को एसिटेनलाइड को यूज़ ना करके पैरासीटामोल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जिसके एक फंक्शन OH जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाता है, पैरासीटामोल बन जाता है। इसके भी सेम फंक्शंस है पर टॉक्सिटी कम हो जाती है। तो हम एसिटेनलाइड को यूज़ ना करके हम किसको यूज़ करते हैं, पैरासीटामोल को। फिफ्थ है सेफर सॉल्वेंट एंड एक्सिलरीज। यानी यूज़ ऑफ सेफर एंड सेपरेटिंग एजेंट शुड बी अवॉइडेड इन रिएक्शन। हमें यहाँ पे क्या है, सेफ सॉल्वेंट्स का यूज़ करना है, बट इफ़ वी यूज देन शुड बी नॉन टॉक्सिक। हमें यहाँ पे को सेफर सॉल्वेंट का यूज़ करना है, यानी ग्रीन सॉल्वेंट का यूज़ करना है। जबकि इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है वाटर, आयनिक लिक्विड। और अगर हमें करना भी पड़े इनका यूज़ तो वो लेस टॉक्सिक होनी चाहिए।
सिक्स्थ है हमारी एनर्जी एफिशिएंसी। इट इंक्लूडेड मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी लॉस लाइक मैकेनिकल फ्रिक्शन, अनवांटेड हीटिंग एंड फ्लड ड्रग। यानी हमें एनर्जी एफिशिएंसी यानी ये इस प्रिंसिपल में ये बोल रहा है कि हमें एनर्जी का वेस्ट कम से कम करना चाहिए, हमें बहुत कम एनर्जी का वेस्ट करना चाहिए। जैसे अनवांटेड हीटिंग, हमें हद से ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। और मैकेनिकल फ्रिक्शन से जो एनर्जी होती है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी को हमने बचा के रखना चाहिए। तो रिएक्शन कैन बी कंडक्टेड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर एनर्जी रूम टेम्परेचर प्रेशर पे होगी तो उसमें क्या होगा, हमारी एनर्जी एफिशिएंसी ठीक रहेगी। सेवेंथ है यूज़ ऑफ रेन्यूएबल फेड स्टॉक। यानी फेड स्टॉक यहाँ पे को जिसको हम कच्चा माल बोलते हैं, यानी हम जो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हमारा फेड स्टॉक यूज़ होता है। तो हमें ऐसे फेड स्टॉक का यूज़ करना है कि जो क्या हो, रिन्यूएबल हो। जैसे देखिए नायलॉन, हम नायलॉन को किससे बनाते हैं, बेंजीन से बनाते हैं जो इंडस्ट्री में। लेकिन अगर हम इसको बेंजीन से ना बना के ग्लूकोज से बनाएंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि ग्लूकोज तो हमें हर चीज़ में मिल ही सकता है, लेकिन बेंजीन को बनाने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी यूज़ होती है। तो इसलिए हम ऐसे फेड स्टॉक का यूज़ करेंगे जो रिन्यूएबल होगा, यानी ऐसे यहाँ पे ग्लूकोज। नेक्स्ट है बायोडीजल। बायोडीजल को अगर हम क्रॉप से बनाएंगे तो ये भी क्या रहेगा, एक रिन्यूएबल फेड स्टॉक रहेगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग डेरिवेटिव्स। यानी हमें अननेसेसरी डेरिवेटिव्स शुड बी मिनिमाइज्ड इन रिएक्शन। यानी हमें ऐसे डेरिवेटिव्स नहीं बनाने हैं जो रिएक्शन को बहुत बड़ा कर दें। जैसे हम इसको अगर डायॉल है इसको चेंज करेंगे तो हमें इसको इसमें चेंज करना है। तो देखिए क्या हो जा रहा है, जब हम इसके नॉर्मल रिएक्शन अगर इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, देखिए 2 पॉइंट में डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो ये डबल ओ आने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके एक जो फंक्शन है उसको इनएक्टिव कर देंगे। इसके अगर एक फंक्शन को हम इनएक्टिव कर देंगे तो यहाँ पे को अब इसका जो ऑक्सीडेशन होगा तो सिर्फ एक ही पॉइंट में होगा। उसके बाद से यहाँ पे को हो गया इसका। फिर हम क्या कर देंगे, जो हमने फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट किया है उसको डी प्रोटेक्शन कर देंगे, यानी इसको खोल देंगे और हमारी यही बन जाएगी। तो यहाँ पे को हमें क्या करना चाहिए, जो हमें डी प्रोटोनेशन करना चाहिए और सिलेक्शन ऑफ रीजो सेलेक्टिव रिएक्शन करना चाहिए। नाइन्थ है कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है, जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन के रेट को, और कैसे करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो हमें कैटालिसिस का यूज़ करना चाहिए कि हमारी जो मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही क्या हो जाएगी, प्रोसीड हो जाएगी। तो हमें कैटालिसिस का यूज़ करना चाहिए। 10th है डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। हमें डिग्रेडेशन यानी अब जो हमने सारे रिएक्शंस कर रखी हैं उसमें जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसका डिग्रेडेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी प्रिंसिपल बना रखा है। द एंड प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइन इन सच वे मस्ट अंडरगो डिग्रेडेशन एट अ डिस्पोजल। यानी पहले से हम DDT का यूज़ करते थे। DDT क्या था, इसको हम इंसेक्टिसाइड्स भी बोलते हैं। जैसे हम इनको सॉइल में डालते थे तो ये वहाँ इनका डिग्रेडेशन नहीं होता था, ये वहाँ से हमारे सॉइल में बहुत ईयर्स के लिए वैसे ही बने रहते थे। तो आजकल हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स के लिए नीम लीव्स का यूज़ कर लेते हैं, नीम के पत्तों का। तो हमें ऐसे डिज़ाइन करना है जो हमारे क्या करें, लेस जो डिग्रेडेशन हो सके जिनका, और जो लेस हैज़ार्डियस हो। 11th है रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंट। यानी मॉनिटरिंग इन द प्रोसेस शुड बी डन टू अवॉइड जनरेटिंग हैज़ार्डियस मटेरियल इन केमिकल फॉर्मुलेशन। यानी अगर हमारी कोई रिएक्शन कंप्लीट हो भी जा रही है उसके बाद हमें उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसको एक बार रिएक्शन प्रोसीड करा दी है तो उसमें कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, तो कुछ टाइम बाद भी आ सकते हैं चेंजेस, तो हमें रिएक्शन की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। 12th है एक्सीडेंट प्रिवेंट। यानी चॉइस ऑफ अ सब्सटेंस एंड द स्टेट यूज्ड इन केमिकल प्रोसेस शुड बी रिमूव द पोटेंशियल ऑफ एक्सीडेंट इंक्लूडिंग रिलीज एंड एक्सप्लोजन। हमें एक्सीडेंटल प्रिवेंट यानी हम जैसे रिएक्शन को करा रहे हैं तो उस समय कुछ एक्सप्लोजन एक्सीडेंट ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे हमने रिप्लेसमेंट ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाय CO2 इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्टीरीन शीट। पॉलीस्टीरीन शीट बनाने में पहले हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करते थे। ये जो वहाँ वर्कर्स थे उनके लिए भी बहुत हैज़ार्डियस थी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए यानी ओजोन लेयर के लिए बहुत हैज़ार्डियस थी। तो अब हम CFC का यूज़ ना करके कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे 12 रूल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।